हेलो एंड वेलकम बैक। सो लास्ट में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4 की कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे ना, उसमें से एक दो टॉपिक रह गए थे और हमने पीआईक्यूज़ का शुरू किया था। तो दो सेशंस हो गए हैं, तो उसमें से हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, ठीक है, जो सेशन थर्ड है वो आज हम करेंगे। और इसमें भी हम पुराने क्वेश्चन पेपर से देखेंगे। आप देखोगे ना पुराने क्वेश्चन पेपर बिफोर 2020, मतलब 2020-21 के पहले पेपर्स, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब पुराने 2013-14-15 के। आप देखोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वैसे टाइप के या वही थोड़ा बहुत चेंज करके वो सब क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हम देख लें, और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम सारे पीवाईक्यू कवर भी कर लेंगे। सो बेटर कि आप इसको देख लें, यूटिलाइज़ करें, जैसे हो सके मैक्सिमाइज़ करें इसका उपयोग करके, और एक तरह से इसका रिवीजन भी हो जाएगा, या फिर आप एक हद तक सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही रैटिक या बहुत ही एक अलग सा पेपर नहीं आता यूजीसी नेट में। सो आप इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। इसके मतलब सिर्फ पीवाईक्यू भी आप सॉल्व करो ना, मैं बता रहा हूँ 15-20 साल का, और पेपर वन में अच्छा कर लो, मतलब 30+35 के आसपास मार्क्स ले आओ, तो मतलब क्वेश्चन सही कर लो तो आराम से जीआरएफ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से है, तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इंडोक्राइन डिसरप्टर से है कि इंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि द यूज ऑफ, ठीक है, एंथ्रोपॉइड हजार्डस केमिकल जैसे कि डीडीटी कॉज रिडक्शन इन फिश पॉपुलेशन। फिश की जो मछलियों की पॉपुलेशन है उसमें कमी आ जाता है, बिकॉज द केमिकल मिमिक्स द इफेक्ट्स ऑफ, केमिकल किस चीज़ का इफेक्ट मिमिक करता है, डीडीटी किस चीज़ का इफेक्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, कि टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है, कि एस्ट्रोजन का, कि सबका, ठीक है। तो डीडीटी पहला तो हमें समझना है कि डीडीटी क्या है। तो डीडी इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल है, ठीक है। मतलब कि इंडोक्राइन डिसरप्टिंग मतलब कि जो हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको ये डिस्टर्ब करता है। और दूसरी बात कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या कहते हैं, मिमिक करते हैं। मिमिक मतलब कि जो ओरिजिनल केमिकल ये है चाहिए, लेकिन उसकी तरह ये बिहेव करे सपोज, तो इसकी जगह अगर ये बॉडी में चला गया तो ये तो वो काम नहीं कर पाएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो नुकसान ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के तरह ये मिमिक करने लगता है। उसके कारण क्या हो जाता है कि ज़्यादा एक्सपोजर होता है डीडी के कारण, डीडी का, तो फेमिनाइजेस हो जाते हैं, मेल्स का फेमिनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। कि जैसे कि रिप्रोडक्टिव साइकिल में मोस्टली मेल की जगह से फीमेल आ रहे हैं, ठीक है, या फिर एग सेल थिनिंग होने लगता है, या फर्टिलिटी कम हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये एस्ट्रोजन को करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को नहीं। तो ये चीज़ हमें समझना है, ओके। और डीडीटी के साथ समस्या क्या है ना कि बायोमैग्निफिकेशन भी होता है। मतलब सपोज डीडीटी छिड़का, हमने पानी में चला गया सपोज रन ऑफ से होके, तो वहाँ से हम छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली से फिर बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली से फिर और एपेक्स प्रेडेटर आया उसके ऊपर, फिर और लास्ट में हम पहुँचे, तो वो मैग्निफिकेशन होता है, तो क्वांटिटी इंक्रीज होते गया। क्योंकि एक मछली में सपोज कि 1 ग्राम है, इसने 10 मछली खाया, बड़ी वाली मछली ने, तो इसमें 10 ग्राम हो गया ना, और इसने भी 10 खाया, तो अब इसमें 100 ग्राम हो गया। इतना नहीं होता है, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं। और फिर ऐसे हमने 5 मछली खा लिया तो 500 ग्राम हो गया। तो ज़्यादा किस में आ गया, कंसनट्रेशन हमारे में आ गया। तो ये बायो मैग्निफिकेशन ऐसी मतलब इसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो इसके कारण ना बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे कि ये डीडीटी का कारण जो एपेक्स प्रेडेटर जो होते हैं ना, एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, जो ऊपर वाले सबसे हाईएस्ट जो होते हैं प्रेडेटर, जैसे कि लायन है और ये सब चीज़ इस तरह के होते हैं। तो या फिर बर्ड में देखा जाए तो जैसे ईगल है, ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन अचानक से ना डीडीटी का जहाँ यूज होता था घट गया 1950 से 70 के बीच में। एग्जाम्पल है कि एक है जैसे देते हैं कि बाल जो ईगल थे उनकी पॉपुलेशन घट गया अचानक से, ठीक है। तो लोगों ने सोचा क्यों, तो जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि अरे ये तो डीडीटी इंड्यूस जो एक्सेल थिनिंग है उसके कारण ये हुआ है। और इसके बारे में रेचल कार्सन जो बहुत ही एक साइंटिस्ट थे, और वो क्या बोलते हैं टीवी प्रेजेंटर, ये सब कुछ थे जो साइंस की बात, तो उनकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग, उसमें उसका उन्होंने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है इस चीज़ को, ठीक है। और बाद में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत डीडीटी को पीओपी बना डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्लासिफाइड कर दिया जाता है पीओपी में कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में। जिसका सही आंसर है एस्ट्रोजेन,
ठीक है। तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप पॉज करके देख सकते हो। और ये है, ठीक है, जैसे कि DDT वाटर में है तो बहुत कम है, फिर ये प्लैंकटन में गया 0.04 ppm हो गया, फिर 3 स्पाइन स्टिकल बैक ने खाया तो उसमें हो गया, फिर उसको कई सारे को खाया, और फ्लाउंडर में 1.28 ppm हो गया, फिर ऑस्प्रे ने खाया तो ऑस्प्रे ने जब खाया तो उसके में ज़्यादा हो गया, उसके कारण उसमें ज़्यादा इफेक्ट दिखे उसके, है ना। और ये एक कह सकते हैं इन्फोग्राफिक टाइप है कि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो कॉमन है वो है जैसे कि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कौन होते हैं, जो एक्सोजीनस केमिकल्स होते हैं, मतलब बाहर जो बॉडी के होते हैं, और या फिर मिक्सचर होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारा इंटरफेयर करते हैं किसी सिंथेसिस, सिक्रेशन या ट्रांसपोर्ट या एक्शन या एलिमिनेशन ऑफ नेचुरल हार्मोन्स के इन बॉडी, जिसके कारण क्या होता है, अब जब ये सब गड़बड़ी होगा तो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट होता है, ठीक है, और बहुत तरह की चीज़ें समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। और ये है कैसे काम करता है, मिमिक करता है, ठीक है, कि नॉर्मल हार्मोन है और ये रिसेप्टर है, और जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं वो उनकी तरफ बिहेव करने लगते हैं, तो ये ओरिजिनल की जगह इतर की तरफ चले जाते हैं, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें कॉमन केमिकल्स ग्रुप क्या है, तो बाईफिनॉल है, ठीक है, BPA जो होता है, मोस्टली जो प्लास्टिक होता है ना, लो क्वालिटी के प्लास्टिक जो मार्केट से खरीद लेते हैं सस्ते बॉटल, वो सब में होता है, जैसे महंगे महंगे बॉटल आप खरीदो प्लास्टिक के तो उसमें लिखा है तो BPA फ्री, तो यही है, ठीक है, ओके। उसके बाद होता है पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे DDT हो गया, इंडोसल्फान हो गया, ठीक है, एट्राजाइन हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, डाइऑक्सिन्स हो गए बहुत सारे, फिर PCBs है, ठीक है, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो होते हैं, ये भी इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, ये भी है। फिर पर जो PFAS, इस पर ना एक मूवी भी आई थी बहुत अच्छी, अपने हल्क भाई साहब की है, जो हल्क के रोल करते हैं ना, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एक्टर, तो वाटर और समथिंग ऐसे करके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 3-4 साल पहले आई थी, तो उस पर PFAS की बात की गई कि उसका ओरिजिन क्या था, फिर कैसे क्या हुआ, वहाँ पे एक लीगल बैटल लड़ी गई उसके लिए, ठीक है। तो ये जो नॉन स्टिक है ना, नॉन स्टिक कुकवेयर, ये सब में होता है, ठीक है। फिर पैराबेन्स होते हैं आजकल, देखो कॉस्मेटिक्स में होता है, टॉयलेटरीज में होता है, आपके टूथपेस्ट में भी हो सकता है, देखोगे आप आजकल साबुन टूथपेस्ट सब पे लिखा रहता है पैराबेन फ्री, क्योंकि पैराबेन को ना बैन कर दिया गया कि भाई ये मतलब नुकसानदेह है, ठीक है। फिर भी मतलब आप देखो इंडिया में उतना रेगुलेशंस कहने को है, बहुत हद तक नहीं है, तो बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं वो बनाते हैं, क्योंकि उनको कौन देखने जा रहा है, या फिर सबका आप जानती हो कैसे इंडिया में काम चीज़ें होती हैं, बट ये हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर फाइटोस्ट्रोजेंस है, तो ये सब होते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन्स में, तो बहुत सारे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर्स होगा, क्योंकि ये भी एक क्या बोलते हैं हमारे हार्मोन से चलता है, ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, रिड्यूस फर्टिलिटी होता है, इनफर्टिलिटी होता है, अर्ली पुबर्टी हो सकता है, ठीक है, ADHD भी हो सकता है, और वाइल्ड लाइफ में होता है फेमिनाइजेशन हो जाता है मेल एनिमल्स का, फर्टिलिटी कम हो जाता है, हैचबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि थिन सेलिंग हो जाएगा तो वो एक्सेल थिनिंग हो जाएगा, तो फिर वो सही से ग्रोथ नहीं होता और ख़राब हो जाते हैं मोस्टली अंडे, ओके। फिर डिसरप्टेड ग्रोथ होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये डिटेक्टेड होते हैं जैसे कि केमिकल एनालिसिस होता है, जब ब्लड का, यूरिन का या फैट टिश्यू का उसमें दिखता है, ठीक है, और सेल बेस्ड बायो ऐसे करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये दिखता है। और बहुत सारे नए एडवांस टेक्निक भी यूज होते हैं, जो कि हमारा टेक्निक है बहुत सारे टेस्ट का, तो उसमें भी ये सब उसके थ्रू कहते हैं। इसका रेगुलेशंस कवर करता है, UNEP करता है, जो अवेयरनेस की बात करता है, WHO भी बीच बीच में बताता है कि ये गाइडलाइंस जारी करता है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और मोस्टली क्या है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन है, क्योंकि ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स है उसका ज़्यादा सारा कंट्रोल यही सब कर देखते हैं, कि किसको वो लिस्ट में डालते हैं कि नहीं, है नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, सॉरी। तो कहाँ पाया जाता है, तो ये प्लास्टिक्स में होते हैं, पेस्टिसाइड्स में होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में होते हैं, पर्सनल जो केयर के होते हैं उसमें भी हो सकते हैं, जैसे मतलब अपने शैम्पू इस सब में भी हो सकते हैं, बॉडी वॉश ये सब में हो सकते हैं, फ्लेम रिटार्डेंट जो होते हैं उसमें हो सकते हैं, फूड पैकेजिंग में भी होते हैं, जो सस्ते क्वालिटी के फूड पैकेजिंग उसमें तो होते ही हैं, मेटल्स में लीड, कैडमियम, इसके साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे स्टेरॉइड्स ये सब में भी होते हैं, ठीक है। और आज की डेट में तो मतलब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है ना, मतलब एक प्रकार या दूसरे प्रकार या दूसरे से तीसरे प्रकार का लगभग हर जगह है ही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। आई थिंक एंडोक्राइन डिसरप्टर्स के लिए इतना बहुत होगा, आई थिंक इससे बियॉन्ड तो आई डोंट थिंक सो, तो पूछेंगे, बट थोड़ा फास्ट करना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पर हम इतना समय देंगे तो फिर बहुत समय चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है क्वेश्चन, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन से। क्वेश्चन क्या है, द आयोनाइजिंग रेडिएशन विच अफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इज ड्यू टू,
जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो कि इफेक्ट करता है एक्टिविटीज़ बहुत सारे एंजाइम्स का, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, तो वो किस क्यों है, ठीक है। तो उसका क्या है कि फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है, कि इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज विथ एंजाइम्स के कारण है, या इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ बॉडी, या इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ टिश्यू है, ठीक है। तो जो हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है ना, वो क्या करता है कि जो डिसरप्ट करता है एंजाइम्स एक्टिविटी को, ठीक है। कैसे? तो उनके जो बॉन्ड्स जो केमिकल बॉन्ड्स उनको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो उसके टर्सरी या क्वाटरनरी या स्ट्रक्चर में उनको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं यूज? तो इसमें सही आंसर है इसका तीनों, कि इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो बहुत ही डेंस लोकल आयोनाइजेशन करते हैं, ठीक है। जो बीटा पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा और पेनिट्रेट कर सकते हैं। गामा रेज हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अंदर डीपली पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब डायरेक्टली डैमेज कर सकते हैं कोई भी एक्टिव साइट को या रेगुलेटरी रीजन्स को एंजाइम्स के, ठीक है। या फिर फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर सकते हैं, जो कि बाद में इनडायरेक्टली डीनेचर देम करेगा या उनको करेगा, ठीक है, ओके। और फोटो इमिशन तो इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक का फेनोमेना है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इससे तो मतलब ही नहीं है, तो सही आंसर हमारा बी होगा, इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा एंड गामा रेज विथ एंजाइम्स, ओके। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है उनके, जो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं उनको तोड़ देता है ये, ठीक है। और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि 70% ऑफ रेडिएशन डैमेज इज कॉज बाई रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर, कि क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो फ्री रेडिकल्स है ना, OH माइनस, इसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं वो, ठीक है। और फिर रेडिकल्स जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यू को, जो एक्टिव साइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और अगर हाई लीनियर एनर्जी है ना, अगर रेडिएशन जैसे अल्फा पार्टिकल्स है, तो वो लोकल आयोनाइजेशन डैमेज ज़्यादा करता है, गामा पेनिट्रेशन ज़्यादा करता है, लेकिन लोकल पे तो वो भाई खतरनाक होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेड टॉक्सिसिटी से, ठीक है। कि लेड टॉक्सिसिटी से क्वेश्चन है कि इनटेक ऑफ लेड में प्राइमरी कॉज द डैमेज ऑफ, अगर हम इनटेक कर रहे हैं किसका, लेड का, तो उससे प्राइमरी क्या डैमेज होगा, हमारा ब्रेन होगा, लंग्स होगा, लिवर होगा, किडनी होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी हमारा टारगेट करता है किडनी को, तो सही आंसर है किडनी को ये प्राइमरीली टारगेट करता है, ठीक है। उसके कारण कई तरह की जो हमारा रेनल यानी किडनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें फंक्शंस है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मेनली हेवी मेटल है, तो उसके कारण ये सब समस्याएं हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है किडनी। तो जैसे कि लेड है वो सिस्टमिक टॉक्सिन है जो कि क्रोनिक लो एक्सपोजर के कारण समस्याएं हो जाती हैं इसमें, ठीक है। इसमें जैसे कि लेड एक्सपोजर से क्या हो सकता है, तो बच्चों में हो सकता है ब्रेन में समस्या हो जाती है, कि बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाता है, लोअर IQ हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज भी हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और बॉडी डिक्रीज होगा, बोन्स मसल ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है। बड़ों में क्या होता है तो मेमोरी लॉस हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन आदि हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती हैं, ठीक है। वीमेन में स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज भी हो सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो वाटर में ना लेड बहुत बार मिल जाता है हमारे यहाँ, तो वो भी चीज़ें हैं, ओके। तो ऐसा जैसे कि और भी पूछते हैं, जैसे कि मरकरी से क्या होता है, तो मीना मार्टा डिजीज होता है, कैडमियम से क्या होता है, इटाई होता है, किडनी और बोन की डिजीज होती है, लेड से नेप्रोपैथी होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एनकोवा के बारे में, ठीक है। एनकोवा के बारे में बात है कि एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है। इस टॉपिक से पैरेललिज्म है अमॉन्ग द स्टैंडर्ड कर्व्स कैन बी डिटरमाइंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा पैरेललिज्म, ठीक है, अमॉन्ग द स्टैंडर्ड कर्व्स हम डिटरमाइन कर पाते हैं, किसके द्वारा, एनकोवा के द्वारा, स्टूडेंट टेस्ट के द्वारा, काई स्क्वायर के द्वारा, एनकोवा के द्वारा, तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है। ये एक टेस्ट है जो एनकोवा है ना, वो स्पेशली डिजाइन किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि दो, ठीक है, और या दो से अधिक जो रिग्रेशन लाइन्स है, स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, वो पैरेलल है कि नहीं, ठीक है, मतलब उनका इक्वल स्लोप है कि नहीं, ओके। तो ये टेस्ट करता है डिफरेंट ग्रुप्स में,
ठीक है, डिफरेंसेस क्या है ग्रुप्स में, ग्रुप मीन में, ठीक है, ओके। तो ये इसका काम क्या है कि दो और मोर जो रेगुलेशन लाइन स्टैंडर्ड कर्व्स है वो पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। एनोवा एनोवा क्यों नहीं होगा, तो एनोवा क्या काम करता है, उनका काम क्या है कि डिफरेंसेस इन ग्रुप मीन, जो मीन्स है ग्रुप का, जो अलग ग्रुप का मीन निकालेंगे तो उसके डिफरेंसेस को टेस्ट करता है, ना कि स्लोप को, ठीक है। और टी टेस्ट तो हमें पता ही है कि वो दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं, टी टेस्ट को, स्टूडेंट्स टी टेस्ट, तो वो तो होगा नहीं। फिर काई स्क्वायर जो टेस्ट है तो वो तो कैटेगोरिकली या फ्रिक्वेंसी डेटा को टेस्ट करता है, ठीक है। तो एन को वही है जो कि टेस्ट करता है इंट्रैक्शन दो ग्रुप के बीच में, दो ग्रुप के मेंबरशिप या फिर कोवेरिएट ग्रुप में जो इंट्रैक्शन है उसको टेस्ट करता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोएसी वैलिडेशन ना, जैसे कि डोज रिस्पॉन्स कर्व को हमें कंपेयर करना है तो वहाँ पे एनकोआ का ही यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हम स्लोप को करते हैं मेजर और फिर उसके हिसाब से करते हैं हम सी, ठीक है। ठीक ये है, आप पॉज करके देख सकते हो, वही बातें जो मैंने बताई वही है, ठीक है। ये जैसे काई स्क्वायर रहता है, कैटेगोरिकल डेटा को कहते हैं टी टेस्ट, टू मीन्स को कंपेरिजन करते हैं, एनकोआ में स्लोप कंपेरिजन होता है, कोवेरिएट एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। मतलब एनकोआ क्या है, तो एनोवा है और उसमें रेग्रेशन को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू टेस्ट इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए कोवेरिएंट, ठीक है, लाइक कंसंट्रेशन इज द सेम अक्रॉस द ग्रुप, ठीक है। तो वही बायोएसी वाले चीज़ों में यूज होता है, एग्जाम्पल कर्व इन पैरेलल टू द स्टैंडर्ड कर्व, ठीक है। उस पर एक ये इन्फोग्राफिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और डिटेल में दिया हुआ है। तो कि इसके क्या है, एनकोआ तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि एडजस्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोवेरिएट एंड देन कंपेयर द एडजस्टेड ग्रुप मीन्स, ठीक है। इसका गोल क्या है, टू कंपेयर ग्रुप फेयरली बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ अदर रिलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है। इसका की कंपोनेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, द आउटकम यू वांट टू कंपेयर कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल द कम द ग्रुपिंग फैक्टर और कोवेरिएट्स होते हैं इसमें, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल दैट में इन्फ्लुएंस वाई, ओके। तो ये सब होता है। इसका एप्लीकेशन जैसे टेस्ट स्कोर को एडजस्टेड फॉर IQ, हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट इफेक्टेड एडजस्टेड फॉर एज है, ठीक है। मार्केटिंग में कंपेयरिंग कैंपेन एडजस्टेड फॉर इनकम, रिसर्च में एक्सपेरिमेंट एडजस्टेड फॉर बेसलाइन वैल्यूज़, ये सब के लिए, ठीक है। इसमें मेन एजम्पशंस ये लेते हैं कि लीनियरिटी बिटवीन कोवेरिएट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच लीनियरिटी है, होमोजेनिटी ऑफ रिग्रेशन स्लोप्स लेते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ रेसिडुअल्स लेते हैं और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस लेते हैं, ठीक है। और ये बेसिक मॉडल है इसका। चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से कि लिक्विड अमोनिया कैन बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन बिकॉज ऑफ इट्स, कि लिक्विड अमोनिया का हम क्यों यूज कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन में, क्यों, हाई बेसिसिटी होता है, नहीं भाई, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, रेफ्रिजरेशन में दिक्कत हो जाएगा। हाई डाइपोल मूवमेंट होता है, नहीं। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, देखते हैं। नॉन टॉक्सिक नेचर होता है, देखते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जर्व करे जब इवेपोरेट हो, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं हीट को ऑब्जर्व करे तभी तो ठंडा हो पाएगा माहौल, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया का ये, ठीक है, मतलब हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर पाएगा, ठीक है, ओके। तो हाई हीट ऑफ लिक्विड अमोनिया क्यों है, क्योंकि हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन लगभग इसका कितना, आई थिंक 1371 किलो जूल, ठीक है, पर केजी है, तो इतना ज़्यादा हाई है, ठीक है, इतना ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है लिक्विड अमोनिया का, ठीक है। तो ज़्यादा जिसका हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा उसको ज़्यादा हीट, मतलब ज़्यादा हीट चाहिए उसको वेपर बनने में, ठीक है, सराउंडिंग से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसके कारण स्ट्रॉन्ग कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो NH3 जो हमारे है ना, जो अमोनिया बेस्ड जो रेफ्रिजरेशन यूज होता था वो CFC जो हमारा थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके पहले का होते थे, ठीक है। बाद में उसको CFC रेफ्रिजरेंट जिसे फेरोन्स बोलते हैं उन्होंने रिप्लेस अमोनिया कर दिया, क्योंकि अमोनिया में टॉक्सिसिटी का समस्या था, ठीक है। और उसके बाद उसको बाद में बैन भी कर दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हमारा NH3 है अमोनिया है, ठीक है, तो वो तो चलता है। बैन कौन हुआ था हमारा CFC,
जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो अमोनिया के बाद आया था, NH3 के बाद कूलेंट के रूप में, क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी की समस्या था। अमोनिया गैस जो होता है थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो उसके लिए CFC लाए थे। तो ये तो इसमें क्या दिक्कत हो गया था, इसमें ओजोन डिप्लीशन का समस्या आ गया, तो कहें कि इसको बैन मारो, तो इसको बैन कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी अमोनिया जैसे कहीं कहीं काम मतलब इंडस्ट्रियल कूलिंग में भी कुछ जगह लिमिटेड यूज़ तो हो ही रहा है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कि मॉलिकुलर इंटरेक्शंस पे, कि द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर, ठीक है। इसमें से कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आए आप देखो, पास्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आ जाए इस बार तो आप चौंकना मत, ओके। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर, इसमें से कौन सा पेयर है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सब में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कब होता है, कि जब वो बनते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, ठीक है, और वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए, तब हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, तो हाईएस्ट जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कौन से हो गए, तो F होते हैं, या फिर O हो गया, या N हो गया, उसमें नाइट्रोजन, ये सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या है, तो जो H बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना, तो वो इस तरह से है, कुछ कह सकते हैं कि जो FH का है ये सबसे हाईएस्ट है, फिर OH का उससे थोड़ा कम है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा अलग ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। फिर OH आ गया, इनके बीच का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, फिर इसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन का आ गया, ठीक है। ऐसे कर करके फिर है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, H2O होगा, ठीक है। SCOH SCH3COH होगा, ये होगा, ठीक है। तो मतलब कि H2 मतलब क्या, वाटर वेपर हो गया, H2 हाइड्रोजन हो गया, ये होगा, ठीक है। कि फॉर्मिक एसिड है, SCOH फॉर्मिक एसिड होता है ये, और ये H3COH अपना एसिटिक एसिड होता है, तो ये होगा, ठीक है। तो कि यहाँ पे हमारा, ठीक है, कि SiH और H4 और SiFX6 होगा, ठीक है। तो पहला बात तो ये दोनों तो कोवलेंट बॉन्ड बना भी नहीं सकते हैं, तो हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, ठीक है। इसके बीच में आप बनोगे तो इसमें वीक डाइपोल H बॉन्ड बनता है, तो ये भी होगा नहीं, ये संभव नहीं है अब, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। ये तो होगा नहीं पहला, तो ये दूसरा होगा, ठीक है, क्योंकि ये मस्त कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट हमारा एटॉमिक फिजिक्स से है, ठीक है। तो जो अब इस तरह के भी क्वेश्चन आते थे पहले, और है भी चैप्टर में ना पढ़ना, अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अपना उस वाले चैप्टर में क्या बोलते हैं उसको, ना जो हमारा रिमोट सेंसिंग वाला पोर्शन है ना, उसमें तो है ना पढ़ना। तो पूछ रहा है विच ऑफ दीज रिक्वायर्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट फॉर देयर एक्सप्लेनेशन, तो इसमें से कौन सा चाहिए, किसको चाहिए, ठीक है, कि क्वांटम नेचर ऑफ लाइट चाहिए आप एक्सप्लेनेशन के लिए, किसको चाहिए, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को, इंटरफेरेंस को, किसको चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है और इंटरफेरेंस है, ये सब कुछ, तो ये समझने वाली बात है कि जो डिफ्रैक्शन है या पोलराइजेशन है या इंटरफेरेंस है, ये तीनों चीज़, ठीक है, सारे वेव फिनोमेना जो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है उसके द्वारा फुल्ली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम है, इसके लिए हमें प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस चाहिए, ठीक है, जो कि 1900 में दिया गया था। तो क्योंकि वो उस तरह से नहीं करता है, ठीक है, क्लासिकल जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं होता है, कौन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होता है इमिट होता है, ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट्स में, ठीक है, इसको क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू HV, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी प्रेडिक्ट करता है कि जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ है, जो कि इनफिनाइट एनर्जी एट शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली फेल्ड हो गया था, ठीक है। तो जो क्वांटम थ्योरी है वही करेक्टली एक्सप्लेन कर पाता है ब्लैक बॉडी, ठीक है, स्पेक्ट्रम के शेप को और सब चीज़ों को, ठीक है। और जैसे कि एविडेंस क्या है कि जो हमारा लाइट है उसका क्वांटम नेचर है,
तो एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जो प्लैंक ने दिया था, मिस्टर प्लैंक ने 1900 में, ठीक है। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन साहब ने, ठीक है, 1905 में, जिसके लिए कि उनको नोबेल प्राइज भी मिला। फिर एक कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है, ठीक है, 1923 में। तो इससे एविडेंस क्या मिला कि जो हमारा लाइट है, ठीक है, उसका क्वांटम नेचर है, ठीक है, ओके। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है किसमें, हमारे लाइट में। जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है क्योंकि पैकेट में एनर्जी आता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। और यहीं से प्लैंक कांस्टेंट भी आया था, प्लैंक ने दिया था उसमें। तो ये हमारा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की बात की गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और इस पर हमारा एक इन्फोग्राफिक है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि लोएस्ट टेम्परेचर किस में फील होगा, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, तो सबसे कम फील होता है लोएस्ट टेम्परेचर हमारा, ठीक है, तो ब्लू में, ठीक है, और रेड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और इंफ्रारेड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। और इस तरह से चीज़ चलती हैं, ओके। और यहाँ पे हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है जिसका भी जिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखें, इसको बेटर है कि याद कर लें, जो एक, ठीक है, जो कांस्टेंट है स्टीफन बोल्ट्जमैन का, चाहे विंस कांस्टेंट है, ये सब याद कर लें तो सॉल्यूशन थोड़ा ना क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, क्योंकि बहुत टफ नहीं आता, लेकिन हमें पता नहीं होता है फार्मूला और ये सब, उस कारण से मुझे लगता है कि अरे क्या ही पूछ दिया, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एनालिटिकल कैलकुलेशन पे सोचो, पहले इस तरह के भी क्वेश्चन आते थे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मास कितना होगा। इसको तो सिंपल सा है, इसको तो याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो सिंपल सी ये वो वाली बात है कि याद है तो सही है, बेटर, क्योंकि आप वहाँ पे मतलब मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप बैठ के कैलकुलेट करो, कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए। वैसे भी ये कोई नई चीज़ तो है नहीं ऑलरेडी आप प्रीवियस बचपन में बहुत बार पढ़े होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है बी, ठीक है, 9.1094 इंटू 10⁻31 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 kg, ठीक है। तो जो ये है ना, ये हमारा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये पूछा 1 मोल का इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का ये मास होता है, ठीक है। अब 1 मोल फाइंड के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो एवोगाड्रो नंबर से, जो कि ये है, ठीक है। अब दोनों को मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो वो लगभग इन दोनों को करोगे सोल्यूशन तो वो आएगा लगभग 0.548, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो ये वजन होता है इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हो सकता है इस बार आ जाए सवाल और ये ऑप्शन की जगह ऐसा ऑप्शन दे दे तो कन्फ्यूज जाएगा ना आदमी। तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। बेसिक की निकालना है किसी का भी मास ऑफ 1 मोल, तो सिंपल सा होता है एवोगाड्रो नंबर से, और जो 1 मोल मास जो इलेक्ट्रॉन का है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे किया गया। और यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि आप देख, जैसे मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज द मास ऑफ, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कि मोलर मास निकालना इलेक्ट्रॉन का तो हमारा आ गया, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर आ गया, ठीक है, और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको मल्टीप्लाई किए तो वही बात है ना, यहाँ पे वही बात की गई थी। तो ये हमारा आंसर था ये, ठीक है। तो ये तो मोलर मास हो गया ये, और ये, ठीक है। और बेसिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं बस याद करने वाली थी, इसमें याद कर लेंगे, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। अब क्या है कि विच सेट ऑफ, ठीक है, स्टियोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट करेक्टली बैलेंस द इक्वेशन, कि इसमें आप बैलेंस करना है इक्वेशन को, ठीक है, कि कौन सा इसमें बैलेंस करता है तो ये तो इक्वेशन बैलेंसिंग की बात आ गई। तो इस तरह के सवाल पहले आते थे और ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही आएगा, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी आ सकता है। और असल में क्या ऐसा नहीं है कि मतलब कि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि एग्ज़ाम प्रेशर में आप गलत कर देते हो, ठीक है, क्या रे टाइम जा रहा है, इसको कौन बैलेंस करे, इधर इधर उस जल्दी जल्दी में वो कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें हमें वैल्यू निकालना है किसका, तो इसमें जैसे ए है, ए पे के यहाँ पे होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, ठीक है, डी पे क्या होगा, ई पे क्या होगा, एफ पे क्या होगा,
और जी पे क्या होगा, ठीक है। ये इक्वेशन का एक पार्ट है और उसके बाद ये एक पार्ट है। अब इसके आधार पर हमें सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ये डी आएगा, ठीक है। आप जब सॉल्व करोगे, बैलेंस करोगे तो यही आएगा, ठीक है। वो आप घर पे कर लेना, ये तो बहुत ही मतलब बच्चों टाइप सवाल था। फिर नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से टॉपिक से, विच ऑफ द ट्रांसम्यूटेशन डज नॉट टेक प्लेस बाय अल्फा डीके, कौन सा इसमें से ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है, अल्फा डीके से डज नॉट टेक प्लेस, अल्फा डीके के कारण नहीं हुआ था, इसमें से कौन सा ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। तो अल्फा डीके क्या होता है कि जैसे कि अल्फा डीके में का जो मास नंबर है ना वो डिक्रीज कर जाता है 4 से, ठीक है, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाता है 2 से, ठीक है। जैसे कि जैसे 2 हीलियम के जो है नए मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक है। अब सब में हम चेक करेंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें हमको सब में चेक करना है कि किसमें निकल रहा है किसमें नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यूरेनियम, ठीक है, 238, ठीक है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि मास को माइनस करके या थोरियम में, तो 238 है, -4 हो जा रहा है, हाँ -4 हो रहा है मास में, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मैं क्या चेक करें कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 2, तो इसमें 92 है, इसमें 90 हो गया, तो -2 यानी कि ये है, ठीक है। अब बी को देखेंगे 233, ठीक है, 213 है, ओके, तो 213 है और ये 213 हो गया, ठीक है। तो मास तो सेम ही हो गया ना, कोई चेंज ही हुआ नहीं, नो चेंज हुआ, ठीक है। और यहाँ भी चेक हो तो सिर्फ -1 होता है। तो पूछा है कि कहाँ अल्फ़ा डीके नहीं होगा, तो जहाँ भी अल्फ़ा डीके होगा वहाँ पे एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिक्रीज करेगा 2 से और मास नंबर डिक्रीज करेगा 4 से, ठीक है। अल्फ़ा डीके तभी होता है। तो ये तो हो रहा था अल्फ़ा डीके, यानी कि इसमें नहीं हो रहा है। पूछा है कि इसमें नहीं हो रहा है, तो ये तो चलो सही आंसर है बी। बाकी भी चेक कर लेते हैं, जैसे 226 है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 222, तो -4 हो गया हमारा मास तो। और उसके बाद हमें क्या चेक करना था, एटॉमिक नंबर, तो 88 86 से -2 ये भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा डीके हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अल्फ़ा डीके यहाँ पे हो रहा है, -4 हो रहा है मास में, और एटॉमिक नंबर में भी 2 का -2 हो रहा है, यानी कि हो रहा है, यानी कि सही आंसर हमारा ये है कि इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके का जैसे अल्फ़ा डीके सिग्नेचर है, तो उसमें जो एटॉमिक मास है -4 होता है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो वैल्यू -2 होता है, ठीक है। बीटा माइनस में क्या होता है, तो बीटा माइनस में जो हमारा एटॉमिक एटॉमिक नहीं, जो हमारा एटॉमिक जो मास है, तो मास तो जैसे ये तो अल्फा पूछा है ना, अगर बीटा पूछे तो क्या आप दोगे, तो बीटा में क्या होता है कि -4 होता है मास, ठीक है। लेकिन हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर, तो वो +1 हो जाता है, ठीक है। गामा में क्या होता है, तो गामा में सेम -4 ही रहेगा, ठीक है। और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, बस क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो मोस्टली वो नहीं पूछेंगे, मोस्टली इसी पूछेंगे क्योंकि इसमें ही कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डीके पोजिट्रॉन इमिशन सबका अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब जैसे कि पता है ना अनचेंज रहता है और डिक्रीज बाई, ठीक है। ये जो ए है वो तो सेम रहेगा, मास में कुछ नहीं होगा, और इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करता है 1 से। गामा में कुछ दूर में कुछ नहीं बदलता, सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल से, कि इंडस्ट्री जनरेटिंग हजार्डस वेस्ट आर क्लासीफाइड है, जो इंडस्ट्री जनरेट करती है हजार्डस वेस्ट उनको क्लासीफाई किया जाता है। उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, कि ब्राउन में, ग्रीन में, येलो में, रेड में, ठीक है। तो जो CP/CP का रोटेशन है उसमें सिंपल सा जवाब है कि रेड में, ठीक है। इसको रेड में किया जाता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ क्राइटेरिया, ठीक है, अलग अलग का, तो वो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इन सीटू कंजर्वेशन फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है। इन सीटू मतलब कि जो सपोज कि जहाँ पे कोई रह रहा है, ठीक है, और जानवर या प्लांट्स जो भी है, और उसी जगह को हम कंजर्व करें तो वो इन सीटू कंजर्वेशन हो गया।
एक्स सिटू मतलब होता है कि वहाँ से उस जानवर या प्लांट को ले आएँ और किसी दूसरी जगह पर रख के उसको हम कंजर्व करें, तो होता है एक्स सिटू। तो इन सिटू कहाँ, बायोस्फीयर रिजर्व, तो एरिया को ही डिमार्क करते हैं, नेशनल पार्क एरिया को ही डिमार्क करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया को ही डिमार्क करते थे, सब इन सिटू है। ब्रीडिंग अंडर कन्फाइंड एरियाज, तो ये नहीं होता है। कन्फाइंड एरिया में तो हम नेचुरल एरिया से निकाल के उनको कन्फाइंड एरियाज में लाते हैं, तो ये नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा क्या है, डी। नॉट पूछा ना, हाँ नॉट। तो हमारी ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ठीक है, आप देख लेना। वैसे बहुत कुछ तो इसमें है नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, कि सोलर टॉपिक है। सोलर पॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर, सोलर पॉन्ड जो होते हैं उनका उपयोग किस लिए होता है, ठीक है कि सोलर पॉन्ड का उपयोग किस लिए होता है। तो सोलर पॉन्ड का उपयोग किस लिए होता है, साल्ट प्रोडक्शन के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, पावर जनरेशन के लिए, कि ये सारे कामों के लिए। तो इसका सही काम आंसर है सारे कामों के लिए, ठीक है। सोलर पॉन्ड सारे कामों के लिए यूज होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जो सोलर पॉन्ड होता है वो सॉल्ट वाटर का ऑलरेडी बॉडी होता है, जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है सोलर थर्मल एनर्जी को सॉल्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, ठीक है। जो रेगुलर वाटर बॉडीज होते हैं ना, जहाँ पे हॉट वाटर राइजेस होता है और कन्वेक्टिव हीट लॉस हो जाता है, सोलर पॉन्ड में जो सैलिनिटी होती है ना, डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो कन्वेक्शन को सप्रेस करता है और हीट वो क्या करता है, ट्रैप करके अपने पास लोअर लेयर में रख देता है। जो लोअर लेयर होता है ना, वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकते हैं। अब क्या है कि वहाँ पर थर्मल एनर्जी है वो स्टोर हो गया, ठीक है। अब उसका स्टोर के साल्ट प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि जो हमारा साल्ट वाटर है, ठीक है, वो कंसनट्रेशन है, साल्ट वहाँ से हार्वेस्ट भी कर सकते हैं हीटेड लोअर लेयर से, ठीक है। फिर एक्वा कल्चर के लिए यूज करते हैं, जैसे वार्म वाटर है तो वहाँ पे फिश और श्रिम्प, जैसे सबसे नीचे नहीं ऊपर के लेयर्स में तो हो ही सकते हैं, ठीक है। कूलर क्लाइमेट्स में जहाँ पे ठंडी का एरिया होता है, पावर जनरेशन के लिए जैसे कि 80-90 डिग्री का जैसे लो नीचे है और ऊपर क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो उससे हम लो ग्रेड का ऑर्गेनिक, ठीक है, रैकाइन साइकिल टरबाइन जो होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, छोटा मोटा मतलब थोड़ा लिमिट का, थोड़े क्वांटिटी क्या बोलते हैं वैल्यू का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब काम कर सकते हैं, तो ये सारे काम हम करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हैं, तो ऐसे होता है, ठीक है। सोलर एडिशन है और सैलिनिटी डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है और यहाँ पे हीट ज़्यादा स्टोर होता है। हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है लोअर जोन में, तो वहाँ पे डेंस स्टेबल होता है और स्टोर करता है हीट को, ठीक है। ये हमारा एनर्जी रिजर्वायर हो जाता है, ठीक है। जो मिडिल का है नॉन कॉन्वेक्टिव जोन की ग्रेजुअल इंक्रीज होता है सैलिनिटी में डेप्थ के साथ, तो वो उसके कारण वाटर ऊपर नीचे ज़्यादा निकल जाता है, डेंसिटी इंक्रीजेज ग्रेजुअली प्रिवेंट्स कन्वेक्शन, ठीक है। इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है बीच वाला। और ऊपर क्या होता है, लो सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है, नॉर्मल वाटर की तरह काम करता है। यहाँ पे एक्वा कल्चर हो गया, यहाँ से सॉल्ट निकाल लिए, इनके डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिया है ना। तो पावर जनरेशन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग के लिए, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए भी इस्तेमाल होता है कि हीट जो नीचे चला गया सॉल्ट, ग्रीन हाउस हीटिंग के लिए होता है, एग्रीकल्चर एक्वा कल्चर ये सब के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सब होता है। नॉर्मल वाटर में हॉट जो होता है और कूल सिंक करता है, बट यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होता है सोलर पॉन्ड में, क्योंकि सॉल्ट के डेप्थ के साथ जब सॉल्ट आप इंक्रीज होते जाएगा ना डेप्थ के साथ, तो वो मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है और हीट फिर ट्रैप हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंडिया में जैसे सोलर पॉन्ड के प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि भुज में है, ठीक है, भुज में हमारा है, जो कि अर्थक्वेक आया था 2001 में, तो उसके कारण डिस्ट्रॉय हो गया। समर लेक में है, ठीक है। इफिशियंसी ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, बोलोगे तो 1 to 2% है, बट ठीक है ना, मतलब फ्री में कुछ भी मिल जाए तो अच्छा ही है, और कोई ऐसे नुकसान भी नहीं हो रहा है, रिन्यूएबल भी चीज़ें हैं। बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स, बायोडीजल इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया प्रेजेंटली फ्रॉम, कि बायोडीजल इंडिया में प्रेजेंटली किस चीज़ से होता है। ये जब आया था तब का क्वेश्चन है, अभी भी इसी ऑप्शन को सही मानते हैं। इसका ऑप्शन है जैत्रोफा, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। यूजीसी नेट में यूजीसी नेट क्या, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। सिविल सर्विसेज से लेके स्टेट पीएससी से लेके पता नहीं क्या कितने एग्जाम्स में पूछ चुका है ये चीज़, ठीक है। जिसका सही आंसर है जैत्रोफा, ठीक है, स्पीसीज, ठीक है, जैत्रोफा, ठीक है। गुराकस होता है जो फिजिक नट है, ठीक है। तो वो बायोडीजल क्रॉप है इंडिया का, जो नेशनल बायोडीजल जो मिशन है उसके अंतर्गत, ठीक है। इसका जो एक नॉन एडिबल ऑयल सीड होता है सिर्फ, जो कि ग्रो करता है और
सीड में 30-40% ऑयल होता है, जत्रफा ऑयल, जो कि बाद में ट्रांसस्टरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम बायोडीजल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये डिग्रेडेड और वेस्टलैंड सॉइल पे मेनली ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए फूड क्रॉप्स के साथ इसका कंपटीशन भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे फूड क्रॉप्स नहीं उगाते, बेटर है किसी को उगा लें, ठीक है। और पहला ऑप्शन है क्लेप्टोप्सिस। तो इसका तो भाई मेडिसिनल है और ये इन्वेजिव प्लांट है, याद रखना है, ठीक है। तो इसका कोई ऑयल से कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंडिया का जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 की, ठीक है, नेशनल बायोफ्यूल NBP 2018 का, तो उसमें भाई 20% ब्लेंडिंग है ना, इथेनॉल की बात की गई है पेट्रोल में, 5% बायोडीजल में बाई 2030। बट अभी तो गवर्नमेंट, अभी हाल फिलहाल में तो 4-5 दिन पहले न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट इस टाइम की नहीं पहले ही कर लेते हैं, तो वो जो है तो उसमें तो वही बात होगी, तो ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो वही इसके बारे में है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे बायोफ्यूल प्लांट्स और सोर्सेज को एक जगह ही सब दे दिया गया, ठीक है। बायोइथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल फ्यूल मेनली यूज इन ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल। बायोडीजल का होता है लिक्विड फ्यूल फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स। बायोगैस क्या होता है? गैस फ्यूल प्राइमरली मीथेन फॉर हीट पावर ट्रांसपोर्ट। बायोजेट फ्यूल क्या होता है? एविएशन फ्यूल होता है, जो कि उसके साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, शुगर या वेस्ट से। बायोहाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास थ्रू बायोलॉजिकल थर्मोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है? फीड स्टॉक है, प्लांट या वेस्ट कलेक्शन होता है, प्री ट्रीटमेंट होता है, फिर कन्वर्जन होता है, फिर अपग्रेडिंग प्योरिफिकेशन होता है, और फिर वो बायोफ्यूल बन जाता है। जो यूज होते हैं बायोमास सोर्सेज एंड बायोफ्यूल, तो शुगर और स्टार्च क्रॉप्स यूज होते हैं बायोइथेनॉल के लिए, जो अल्कोहल बेस्ड के लिए शुगर केन, स्वीट सॉर्गम हो गया, शुगर बीट हो गया, मेज हो गया, कसावा हो गया, बीट हो गया, ठीक है, जो रिच इन शुगर और स्टार्च है, ठीक है, उसको फर्मेंटेबल जो हो सकते हैं और उनको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको प्यूरीफाई और ब्लेंडिंग करके इस्तेमाल करते हैं। फिर है ऑयल सीड क्रॉप्स। तो ऑयल सीड क्रॉप से क्या होता है? बायो डीजल बनता है, जैसे कि जत्रोफा है, मस्टर्ड से भी बन सकता है, करंजा है, सनफ्लावर है, इन सब से बन सकता है, लेकिन जत्रोफा मोस्टली यूज होता है। सीड कंटेंट्स ऑयल कन्वर्टेड टू बायोडीजल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन हमारे बायोफ्यूल्स में, ठीक है, तो लिग्नो सेलुलोसिक जो प्लांट्स होते हैं उससे, जैसे स्विच ग्रास है, बैम्बू है, यूकलिप्टस है, इसके जैसे रिच इन जो सेलुलोज हो या हेमी सेलुलोज हो, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में या फिर बायोगैस में। एल्गे और माइक्रो एल्गे भी अब यूज किया जा रहा है, ठीक है, बायोजेट के जो फ्यूल्स हैं उसके प्रोडक्शन में, ठीक है। जो वेस्ट के रेसिड्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू होता है, हस्क होता है, बैगास हो गया, स्ट्रॉ हो गया, तो ये सब का यूज होता है। फिर ट्रीज एंड पेरेनियल प्लांट्स हो गए, तो एडवांस बायोफ्यूल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सब है। कन्वर्जन टेक्नोलॉजी क्या है? तो फर्मेंटेशन है, जैसे शुगर स्टार्च से इथेनॉल बन गया। ट्रांसस्टरिफिकेशन है, ऑयल फैट से बायोडीजल में कन्वर्ट कर दिए। ऑर्गेनिक एनारोबिक डाइजेशन है, ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस। गैसिफिकेशन है, बायोमास से सिनगैस से फ्यूल। फिर पायरोलाइसिस है, बायोमास से बायो ऑयल या बायोचार। फिर हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन, वेट बायोमास से बायो क्रूड। ये सब चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ रह गया क्या? नहीं, तो पॉज करके आप देख लेना। नेक्स्ट हमारा कि इंडोर पोल्यूशन की विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कंसिडर्ड अंडर इंडोर पोल्यूटेंट कैटेगरी। किसको हम बोलते हैं कि, ठीक है, O16 N13 को, ठीक है, कार्बन 14 को, रेडॉन को, देखो सही आंसर है रेडॉन को, ठीक है, वो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव, ठीक है, गैस है, जो कि यूरेनियम 238 जो हमारे सॉइल्स में रॉक्स में होता है ना, स्लो डिके होते रहता है, तो उससे ये निकलता है, ठीक है। बिल्डिंग्स का जो क्रैक्स होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं, उसके थ्रू ये आता है, फिर इंडोर्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, बेसमेंट्स में और मेनली ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। केमिकली इनर्ट है लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, क्योंकि अल्फा मीटर है, ठीक है, और इसका हाफ लाइफ लगभग 3.82 डेज का है, ठीक है। और इसके कारण हम उसको क्या, अब घर में है तो सांस तो ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसको भी अंदर चला गया, तो ये अंदर चला गया, तो इसके कारण कई बार लंग कैंसर भी रहता है, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ें समस्या है उसके साथ, ठीक है, ओके। इसीलिए मोस्टली वेंटिलेशन आपको रखना चाहिए कि घर में खिड़कियाँ उनकियाँ खोल लें, टाइम टू टाइम खोलें, सुबह शाम खोलें, ठीक है। अभी गर्मी के दिन चलो दोपहर नहीं, सुबह शाम खोलें, ठीक है। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा आना चाहिए, जाना चाहिए, तो उसके कारण क्या होता है, ये गैस भी फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा इसके बारे में, ठीक है, इंडोर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत और भी चीज़ें हैं,
जो दी गई हैं, जो मेजर्स जैसे कुकिंग, कई बार आप घर में खाना वाना बना लेते हो, उसके कारण हीटर भी, अगर हीटर आप चलाते हैं ना वो वाले थर्मल्स वाले, तो उसमें क्या होता है कि उसमें रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के कारण क्या हो कि ऑक्सीजन फिर कम हो जाता है, तो उसके कारण भी, और कार्बन डाइऑक्साइड रात को आप बंद करके कमरे सो गए एकदम, तो उसके बाद आप स्लीप में ही कई बार डेथ हो जाती है, या फिर आप वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। ओके, और भी क्या क्या सोर्सेज हैं, डस्ट हैं, टोबैको स्मोक हो गया, पुअर हाउस कीपिंग हो गया, हाउस होल्ड केमिकल्स है जैसे क्लीनिंग एजेंट है, पेस्टिसाइड्स हैं, एयर फ्रेशनर्स हैं, पेंट है, किरोसिन हीटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, पुअर वेंटिलेशन या ओवर क्राउडिंग है। हेल्थ इफेक्ट क्या होता है, तो कफ एंड सोर थ्रोट होता है, आजमा होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, आई नोज थ्रोट में इरिटेशन होता है, हेडेक और डिजीनेस होता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन पॉल्यूटेंट्स जैसे पार्टिकुलेट मैटर हो गया 2.5 टू PM10, ठीक है, ये टाइनी पार्टिकल्स है जो कि हमारे इंडोर में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी चला जाता है, फिर वीओसीज हैं जो कि पेंट, सॉल्वेंट, क्लीनर्स, एयर फ्रेशनर से निकलता है, वो भी इंडोर पोल्यूशन के कम पार्ट बनता है। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो सभी पार्ट बनते हैं। फिर बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स जैसे मोल्ड, बैक्टीरिया, डस्ट माइट्स हैं, तो ये सब भी हैं, एलर्जेंस होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नोन टू बी साइंटिफिक इज, इसमें से कौन सा मेथड है जो कि साइंटिफिक है। ठीक है, कि ओपन लैंड डिस्पोजल है, ठीक है, ओपन लैंड डिस्पोजल, तो ये तो भाई अनसाइंटिफिक है, इसके कारण लीचेट होता है, गैस पोल्यूशन होता है, पेस्ट्स आते हैं, ये तो नहीं होगा। इंसिनेशन साइंटिफिक है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसके कारण डायोक्सिन्स और फ्यूरान्स निकलते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदेह हैं। फिर लैंडफिल मेथड, तो लैंडफिल तो भाई ऑनलाइन ध्यान कंट्रोल वर्जन है, तो ये तो और भी ज़्यादा अनसाइंटिफिक हो गया। फिर ये सैनिटरी लैंडफिल्स, तो ये हमारा मेन सही है। ठीक है, कि हमारा जो मेन जो मेथड है जो कि साइंटिफिक है वो है सैनिटरी लैंडफिल्स। ठीक है, कि ये एक साइंटिफिकली इंजीनियर्ड मेथड है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का। इसमें क्या होता है कि पहले हम एक लाइन बेस बनाते हैं, ठीक है, कंपोजिट लाइनर, हाँ ये रहा कंपोजिट लाइनर का, ठीक है। उसके बाद हम इस पर हम क्या बोलते हैं HDP, ठीक है, हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन होते हैं उनके जियो मेम्ब्रेन्स होते हैं ताकि लीचेट ना जाए, उसका एक लेयरिंग लगता है। ठीक है, उसके बाद उसमें लीचेट कलेक्शन के लिए ट्रीटमेंट सिस्टम बनाते हैं, परफोरेटेड पाइप्स डालते हैं, ठीक है, कि लीचेट जो है उसको कलेक्ट करने के लिए, और फिर ट्रीट करेंगे उसको। फिर लैंडफिल गैस कलेक्शन के लिए मीथेन कैप्चर करने के लिए लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और उसके बाद उसे इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, ठीक है, और डेली कॉम्पैक्शन करते हैं, सॉइल कवर करते, ठीक है, जो वेस्ट लेयर है उसको सॉइल से कवर करते हैं, और मॉनिटरिंग वेल्स लगाते हैं ग्राउंड वाटर सर्विलांस के लिए कि उसके आसपास से ग्राउंड वाटर में क्या दिक्कत हो रहा है, कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद फेंसिंग पूरा ऊपर रहता है उसका। तो ये साइंटिफिक तरीके से होता है। ठीक है, और इनका हायरार्की होता है ना कि या तो सबसे मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट का जो हायरार्की है वो सबसे बेस्ट ये है कि सबसे बेस्ट चीज़ पहले करेंगे, जैसे कि रिड्यूस, मतलब कि कम से कम कचरा ही निकालो, ठीक है, घर से कचरा कम निकालो, सबसे बेस्ट है। फिर रीयूज जितना हो सके कर सके, फिर रिसाइकिल जितना हो सके कर सके, फिर रिकवर कर सके, फिर डिस्पोज, ठीक है, तब लास्ट में सैनिटरी लैंडफिल में डाल देंगे। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया में भी इंडियन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, आई थिंक मैंने इस पर क्लास लिया हुआ है, ठीक है, इस पर लिया हुआ है, तो आप देखना वहाँ से, नहीं होगा तो फिर से हम उसको करेंगे, कमेंट में बताना कि अगर आपने नहीं देखा है तो उस पर हम क्लास करेंगे। तो ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल जो होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसमें ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल 40 to 60% होते हैं, पेपर 10 से 20% होता है, प्लास्टिक का 8 से 15%, ठीक है, इनर्ट होते हैं 10 to 20%, मेटल्स होते हैं 2 to 5%, ग्लास होते हैं 1 to 3%। सोर्सेज ऑफ MSW के हैं जैसे रेजिडेंशियल हाउस होल्ड्स हैं, कमर्शियल शॉप कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, म्यूनिसिपल सर्विस के खुद के जो गली वली सब साफ़ कर रहे हैं, पार्क वगैरह वो सब से। इसी हायरार्की की बात की कि रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकिल, रिकवर, डिस्पोज। ठीक है, और इसमें स्टेप्स क्या है MSW मैनेजमेंट के, तो ये भी एक वेस्ट जनरेशन, ठीक है, कि वेरियस सोर्स होता है, जैसे सेग्रीगेट कर लो, कलेक्शन करो, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट करो, फिर उसको प्रोसेस करो, ट्रीट करो, तब डिस्पोज करो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओजोन डिप्लीशन पे है। ठीक है,
तो ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, किसका लेवल से होता है? वाटर वेपर से होगा। तो नहीं, ऑक्सीजन से नहीं, कार्बन से सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा ना, किसी को बैन किया, उसको बैन किया गया, ठीक है, अपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। ये कहा गया कि नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। 1987 के जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके अंदर कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, मतलब जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है उसको धीरे धीरे या तो बैन कर देंगे या फेज आउट कर देंगे। तो ये हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उसकी लिस्ट देखूँगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर किसी दिन डिस्कस ही कर लेंगे पूरा उसको, ऐसे छोटा सा एक वीडियो बना के उसका, ठीक है। तो ये हमारे उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। और एक ऐसा ट्रीटी है ना जिसको सारे देशों ने रेटिफाई भी किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ट्रीटीज़ हैं जिसको कि कुछ देश बोलते हैं नहीं हम नहीं मानते, कुछ बाद में कहते हैं कि हम बाहर निकल जाते हैं। ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसको कि लगभग सब मानते हैं, ठीक है। तो ये ओजोन डिप्लीशन के बारे में है, ठीक है। और ये कैसे होता है आप इसको पहुंच करके देख लेना। और जो ओजोन डिप्लीसिंग जो सब्सटेंस से कुछ एग्जांपल है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है, हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट रॉकेट लॉन्चर से जो निकलते हैं उसके कारण भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोना लोया, ठीक है, हवाई में, वो किस लिए फेमस है? बोटेनिकल गार्डन के लिए कि माउंटिंग सी लेवल के लिए, ठीक है, और बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ मैमल्स फॉसिल्स के लिए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 के लिए। तो ये किस लिए? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2, ठीक है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है सिंस 1957 से, कि वहाँ पे मोना लोया ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। हवाई का जो हवाई आइलैंड्स है ग्रुप है उनके सबसे बिगेस्ट आइलैंड पे, ठीक है। और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो CO2 मेजर कर रहे हैं 1958 से, सेटअप बिगेन मतलब 1957 हुआ था, 58 से कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से पता चला कि ठीक है कि 2023 में 1958 में CO2 जो मॉनिटर कर रहे थे तो 1958 में 316 ppm था, ठीक है, 316 ppm, जो कि 2023 में बढ़ के कितना हो गया है 421 ppm। पता चला कि अरे अभी तो 100 ppm से भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और ये मोना लोया भी एक एक्टिव सील्ड वोल्केनो भी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो कि नवंबर 2022 में इरप्ट भी हुआ था। बहुत सारे फोटोज़ वीडियोज़ भी देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये है। और CO2 ना, CO2 के साथ क्या क्या सीजनल ऑसिलेशन भी होता है, जैसे कि जो समर के टाइम है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में CO2 ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस अपटेक पड़ जाता है, ठीक है। और फिर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब विंटर आता है ना, तो उसके बाद इनका बढ़ जाता है CO2 कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये भी मतलब कुछ कुछ चीज़ हमारे पास होती है ना, अगर बहुत जस्टिस ऑब्जर्व करो तो कुछ कुछ चीज़ों की भी नेचुरल चीज़ें भी मतलब उसके लिए हैं कारण। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब आप जैसे कि सपोज 313 है, 321 16 ppm है और 421 ppm है। अब आप 100 ppm कार्बन बढ़ा लोगे तो जब कंसनट्रेशन विंटर में बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा ना। और अगर 315 ppm पे ही हम रहते और नहीं इतना बढ़ता तो इतना ज़्यादा वो चीज़ महसूस ही नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे नेचुरल रीज़न है, लेकिन कई बार हम नेचुरल चीज़ों को मतलब जो फिनोमेना है उनको हम कह के अपने आप को हम नहीं बचा सकते कि नहीं नहीं हमारा कोई गलती नहीं, ह्यूमन बींग्स तो मतलब एकदम सबसे बेस्ट हैं। बेस्ट तो हैं लेकिन हरकतें हमारी कभी कभी अच्छी भी तो नहीं है ना कुछ कुछ चीज़ों में। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन एक्ट पे, कि अंडर वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 इंडस्ट्रीज आर अलाउड टू रिलीज वेस्ट इन इनलैंड वाटर हैविंग BOD लेवल। कि 1974 जो एक्ट है वाटर एक्ट, उसमें इंडस्ट्री अलाउड है कि आप वेस्ट को इनलैंड वाटर में रिलीज कर सकते हैं जिसका BOD कितना होना चाहिए। तो BOD 100 तो बहुत ज़्यादा होता है, वही भी बहुत ज़्यादा, ये भी ज़्यादा है, 30 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। कि अगर इतना है तो ठीक है, आप जो इनलैंड सरफेस वाटर जैसे रिवर है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, तो उसमें आप रिलीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम जाओ कि कोई भी नदी ले लो, आप उसके किनारे किनारे जाओ, आप देखोगे कि 100 क्या भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 500, ठीक है, 1000, ठीक है, इससे भी ऊपर के क्या बोलते हैं BOD लेवल के जो होते हैं वेस्ट, उसको रिलीज करते हैं। इतने सारे मिशंस चलते हैं, गंगा साफ करो या और भी नदियों के रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें, बट कभी भी आप देखना इंडस्ट्रीज़ को कुछ नहीं बोला जाता मोस्टली,
ठीक है। उसका उपाय है, इस लाइक कि इन लॉन्ग रन, इन 10 साल में 15 साल में आप चीज़ें वैसे कर सकते हैं। आप ऐसा पीट बना सकते हैं कि उसमें आपका स्टोर हो, फिर वो ट्रीट हो, फिर वो आप रिलीज करो, सब कुछ पॉसिबल है। बट इस लाइक कि नहीं करना चाहते हैं, हम हमेशा ईजी वे आउट ढूंढते हैं। ठीक है। और रेगुलेशंस तो हमारे यहाँ कैसे होते हैं सबको पता ही है। ठीक है, तो ये उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स है, देख लेना। और ये वाटर पोल्यूशन एक्ट के बारे में है। ठीक है, तो इसके अंडर में, ठीक है, 3 आया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज। ये इसके अंदर ही इस्टेब्लिश की गई थी। इसके फंक्शंस हैं अलग अलग तरह से। ठीक है, और इसमें बीओडी लेवल है कि एक्सीलेंट माना जाता है जब 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है। ठीक है, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। अगर सिर्फ 1 to 3 मिलीग्राम है, आप सोचो, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो सकता है। आफ्टर ट्रीटमेंट स्विमिंग रिक्रिएशन हो सकता है। आप सोचो, ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर 10 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा है तो वैसे वाटर को क्या है, वैसे वाटर को हेविली पॉल्यूटेड माना जाता है कि अनफिट किसी काम के लिए। लेकिन हम 30 मिलीग्राम पर लीटर जो बीओडी है, ठीक है, वैसे वाटर को हम रिलीज करने के लिए रेडी है। आप सोच रहे हो, और वो उतना तक भी लोग नहीं करते हैं, इंडस्ट्रीज़ या जो भी है, म्यूनिसपैलिटीज़। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल लिटरेचर। तो यहाँ पर एचएल कैसन जो थे, उन्होंने अपने बुक में साइलेंट स्प्रिंग में कौन से कंसर्न को रेज किया था। द इम्पैक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल डीडीटी का मेनली इकोलॉजिकल फंक्शंस पे। ठीक है, तो ये प्राइमरी डीडीटी का किया था। द टर्म ओलिगोट्रॉफिक जो टर्म है, ठीक है, रेफर्स टू ओलिगोट्रॉफिक मीन्स हाई न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, हाई एक्वाटिक प्रोडक्टिविटी, लो न्यूट्रिएंट्स एंड लो प्रोडक्टिविटी एल्गल बूम्स। इसका सही आंसर है लो न्यूट्रिएंट्स एंड लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक, हाइपोट्रॉपिक, इस तरह से होती है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो ये पे ट्रॉपिक स्टेप जो ट्रॉपिक स्टेट्स होते हैं लेक्स के, तो वो दिया गया है। ठीक है, ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, बट वाटर क्वालिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, कॉजेज भी दिया है, मैनेजमेंट भी दिया है, बहुत बेसिक सा है, और बेसिक से भी पता रहेगा तो आप सवाल में आराम से कर लोगे या फिर एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच जाओगे। अब एक ग्लोबल इन्वायरमेंट पॉलिसी, ठीक है, कि फॉलोइंग इनिशिएटिव अंडर इंटरनेशनल एफर्ट्स मेड टू हैव हाउस होल्ड इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर, कौन से इसमें से थे, तो हमने कभी से पढ़ रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ठीक है, तो इसमें ट्रीटी हुआ था कि ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है उसको फेज आउट करने की बात की गई थी। ठीक है, और ठीक है, इसमें किगाली अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, कि जो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ। किगाली में लोग मिले थे तो वहाँ पे अमेंडमेंट किए कि भाई जो HFC है उसको भी फेज आउट कर दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें हुई। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है, तो क्योटो प्रोटोकॉल तो डील करता है ओवरऑल जो हमारा ग्रीन हाउस इमिशन है उसको रिडक्शन करने के लिए, लेकिन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेंट के लिए स्पेशल से नहीं है। और जो हमारा बेसल कन्वेंशन है तो वो तो ट्रांसबाउंड्री हजार्डस वेस्ट के लिए, ट्रेड के लिए है। और साइट्स तो हमें पता ही है कि वो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेगुलेट करता है, तो वो सब चीज़ें तो नहीं होंगी इसमें। तो वही बात है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसमें डिटेल में दिया है कब आया, कब इन्फोर्स हुआ, लीगली बाइंडिंग है कि नहीं, करंट में कितने इसमें मेंबर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे टाइमलाइन है, जो मेजर माइलस्टोन है सबके, कि किगाली अमेंडमेंट कब हुआ, क्योटो अमेंडमेंट कब हुआ। ठीक है, उसके बाद सब कुछ दिया हुआ है इसमें, बीजिंग अमेंडमेंट कब हुआ। ठीक है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे कोई जो सब्सटेंस है उसके भी नाम दिए हुए हैं कुछ के। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मेथड्स में, द मीन दैट स्टैंड फॉर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम इन ए डेटा सेट इज, इसको क्या बोलते हैं, कि जो ऐसा मीन जो कि स्टैंड फॉर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन ए डेटा सेट। तो हार्मोनिक बोलेंगे, अरिथमेटिक बोलेंगे, जियोमेट्रिक बोलेंगे, नहीं, इसको बोलेंगे वेटेड मीन। ठीक है, क्योंकि हार्मोनिक जो मीन होता है वो तो रेसिप्रोकल बेस्ड मीन होता है, यूज्ड फॉर रेट्स एंड स्पीड्स। जो अरिथमेटिक मीन होता है सिंपल एवरेज होता है, पता ही है कि जोड़ के सब बराबर। जियोमेट्रिक मीन हो गया कि nth रूट ऑफ प्रोडक्ट को करते हैं, तो ये तो ग्रोथ रेट्स या रेशियो को करने के लिए उसका मीन करने करते हैं। ठीक है,
जो वेटेड मीन होता है तो वहाँ पे सम वैल्यूज इन डेटा सेट कंट्रीब्यूट मोर टू द फाइनल एवरेज देन अदर, तो सबके वेटिंग के हिसाब से, ठीक है, कि स्टैंड फॉर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स, की सबका जिससे इंपॉर्टेंस है उसके परसेंटेज के हिसाब से रखते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं, तो वेटेड मीन हो गया। तो यहाँ पे सबका दिया है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से पॉज करके देख सकते हो, सबके फॉर्मूला वगैरह सब है, सब बेटर है कि फॉर्मूला आप याद ही कर लो, काम आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन से, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ठीक है, सिमेट्रिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है तो उसमें क्या होगा, मीन एंड मोडियन कॉन्साइड करेंगे, मीन मोडियन कॉन्साइड करेंगे, मोड मीडियन कॉन्साइड करेंगे, नहीं, मीन मीडियन मोड सारे तीनों के तीनों कॉन्साइड करेंगे अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ठीक है, जो गॉसियन बेल शेप्ड हमारा जो पैटर्न बनता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव स्क्यू है, ठीक है, तो पॉजिटिव अगर जो सपोज कि पॉजिटिव स्क्यू है तो उसमें मीन ज़्यादा होगा मीडियन, ठीक है, से, और मीडियन ज़्यादा होगा मोड से, ठीक है। निगेटिव स्क्यू में मोड ज़्यादा होगा मीडियन से और मीडियन ज़्यादा होगा मीन से, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि दोनों साइड एकदम बराबर, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा दोनों साइड। निगेटिवली स्क्यूड में क्या है कि मीन तो हमारा, ठीक है, मोड हमारा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद मीडियन है, उसके बाद मीन है, ठीक है। लॉन्ग टेल ऑन द लेफ्ट साइड, मोस्ट डेटा ऑन द राइट साइड, ज़्यादा डेटा राइट साइड है और इस साइड कम डेटा है, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या है कि जो हमारा लॉन्ग टेल है वो राइट साइड होगा, राइट साइड स्क्यूड है और ज़्यादा डेटा लेफ्ट साइड की तरफ है, ठीक है, इसलिए इसमें मोड ज़्यादा हो गया, मीडियन उससे छोटा, मीन उससे छोटा, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, मीन का एवरेज वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज़, मीडियन का होता है मिडिल वैल्यू और मोड का मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यूज़, ठीक है, यूजेज ऑल वैल्यूज, पोजीशन, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उस एग्जांपल दिया, आप देख लेना पॉज करके। अब हमारा बाई वेरिएट एनालिसिस, ठीक है, कि विच स्टैटिस्टिकल डिवाइस हेल्प्स इन एनालाइजिंग द कोवेरिएंट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, कि दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं कौन सा स्टैटिस्टिकल डिवाइस हेल्प करते हैं एनालाइज करने में, ठीक है, कि रिग्रेशन करता है, कि कोरिलेशन करता है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन करता है, कि मीन्स ऑफ वेरिएबल्स करता है, तो इसका सही आंसर है कोरिलेशन करता है, ठीक है। रेगुलेशन तो हमारा प्रेडिक्ट करता है ना कि वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, वेरिएबल फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमारा मेजर करता है वेरिएबिलिटी का, स्प्रेड का, ठीक है, सिंगल वेरिएबल का ही सिर्फ बात करता है, ठीक है। और जब दो से ज़्यादा, दो से अधिक वेरिएबल का जो को एनालाइज करना है, को वेरिएशन, ठीक है, तो उसमें कोरिलेशन ही यूज होता है। और मीन और वेरिएबल तो मेनली हम सेंटर टेंडेंसी जब मेजर करते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स का, ठीक है, तो उसके लिए मीन और वेरिएबल्स निकालते हैं, उसका तो रिलेशनशिप से कोई मतलब ही नहीं है वेरिएबल्स के बीच का, ठीक है। तो ये वाई वेरिएट जो एनालिसिस है वो दिया हुआ है, ठीक है, जिसको आप पॉज करके देख सकते हो। वैसे इतना लेवल का नहीं आता है लेकिन फिर भी। अभी इन्वायरमेंटल फिजिक्स का बात, ठीक है, इन्वायरमेंटल फिजिक्स में बात की गई है, क्या बात की गई है कि स्टोक्स लॉ ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, स्टोक्स लॉ ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ का जो मेन यूज है इन्वायरमेंटल साइंस में क्या है, कि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है ना रिवर्स का रिजर्वायर्स में, या पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं सॉइल साइंस में, ठीक है, हाइड्रोमीटर का यूज़ करके, या फिर डिजाइन करते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स का वाटर या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, या एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर का, जैसे 2.5 या 2 PM10 है, उनकी जो मॉडलिंग करते हैं, या फिर ऑयल वाटर सेपरेट जो डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ क्या करता है कि वो वैलिड किसके लिए है, जो लैमिनर फ्लो कंडीशन हो, ठीक है, या फिर स्पेरिकल पार्टिकल्स हो, या डाइल्यूट सस्पेंशन हो, ठीक है। लार्ज पार्टिकल जो टर्बुलेंट फ्लो है तो वहाँ पे तो ठीक है आप न्यूटन्स लॉ ये सब अप्लाई कर लेंगे, लेकिन पार्टिकल साइज जब बहुत छोटा है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो इसमें किसका होगा, कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है, पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू D, तो ये तो सिंपल सा हो गया ना, लीनियर रिलेशनशिप हो गया, ये तो स्टोक्स लॉ नहीं है। फिर प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो ये तो विस्कोसिटी कंपोनेंट है स्टोक्स लॉ का, कंप्लीट इनकम्प्लीट है, ठीक है। V इक्वल टू 1/d, ठीक है। तो ये
ये ट्रू है, ठीक है। स्टोक्स लॉ भी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर्ड होता है, लेकिन वहाँ पर कई बार हम जैसे कि जनरल कैलकुलेशन के लिए हम डी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वी इक्वल टू सी तो सिंपल लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, विथ कांस्टेंट सी, तो ये तो नहीं होगा, तो सी आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। तो वैसे ठीक है, तो ये हमारा स्टोक्स लॉ है। तो आई थिंक वी आर डन विथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम कल पक्का, कल से आज थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि चीज़ें अब चीज़ें सही होगी। जो टेक्नोलॉजिकल समस्याएं थी वो भी सॉल्व हो गई, और कुछ पर्सनल समस्याएं थी वो भी है। तो कल से हम रेगुलर रखेंगे, आज से अब चालू हो गया, तो डेली मिलते हैं। इवनिंग में कोशिश करेंगे कि इवनिंग में अराउंड 7-7:30, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।